आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 101। ओके, हम ये सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो TRE 2 के सब्जेक्ट पेपर को देख रहे हैं। ये 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक का सब्जेक्ट पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन है। और इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। कहता है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो 1921 में हुआ था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। दूसरी बात जो है स्वदेशी आंदोलन जो है, ये जो है स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था 1905 से 1911 के बीच। असहयोग आंदोलन जो है, मतलब जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये 1920 से 1922 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, वो 1930 से हुआ था। आपको पता चल गया होगा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो वह हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, क्लियर ना। यानी कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 1911 में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930। तो इसमें आ गया असहयोग आंदोलन। डेट भी आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102 नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्या कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। क्वेश्चन इतना बार आया है, इतना बार आया है, इतना बार आया है कि आप समझ नहीं सकते कि कितना बार आया है। ये दिया था राजकुमार शुक्ला, और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था संत रावत। संत रावत ये महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ सेशन में, कांग्रेस के लखनऊ सेशन में। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए। तब महात्मा गांधी चंपारण आए थे, और उनके आने के बाद जो है 1917 से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रचित थी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए की पुस्तक जो है वो किसने लिखा था। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है उनके राइटर जो है वो राम मनोहर लोहिया है। ये बात पता रखिए कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए जो बुक है, उनके राइटर जो है राम मनोहर लोहिया है। आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कौन सी किताब लिखे थे। वो लिखे थे गीता रहस्य। एक बार क्वेश्चन में भी आया था गीता रहस्य, ठीक है ना। गीता रहस्य जो है ये लिखे थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक, और राम मनोहर लोहिया लिखे थे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है 104 में कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। तो पहला नंबर आप जानते हैं, पहला नंबर आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था दिसंबर 30, 1906 में। ये आप लिख लीजिएगा, दिसंबर 30, 1906 में, पहली बात। और मुस्लिम लीग को जो लीड कर रहे थे वो लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये बात भी आपको पता है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, इनका जो डिमांड था, इनका एक सेपरेट कंट्री का डिमांड था पाकिस्तान, एक अलग कंट्री का डिमांड था पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये जो मुस्लिम लीग जो है
वो भारत की स्वतंत्रता के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण था, उस पर हम देखते हैं। इतना बात तब समझ गए ना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 29 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। ये बात समझ लीजिए, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, है ना। ये भी बात समझ लीजिए, बांग्लादेश में, ठीक है ना। इतना बात। इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कि इसमें इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। यहां प्रॉब्लम है कि क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव जो है वो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अस्वीकार किया था। INA, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन, इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स ये चाहते थे कि जो ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो ब्रिटेन जो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडियंस भी अंग्रेजों को सपोर्ट करे और वो वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट करे। इस बात से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बिल्कुल राजी नहीं थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन को INC ने रिजेक्ट किया था, ना कि मुस्लिम लीग ने। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन है, किसने वेवल योजना 1942 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। बिल्कुल ये सही है कि मुस्लिम लीग ने वेवल योजना जो है 1942 में जो वेवल योजना था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने उसको नहीं माना। ये वेवल योजना कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था शिमला में जो विवेल योजना हो रहा था मुस्लिम लीग ने इस योजना को नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस योजना में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था कि मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। तो इस तरह की कोई बात थी, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन फिर यही बात था। तो शिमला में ये योजना चल रही थी, वेवर योजना था, तो इनको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बात सही है बिल्कुल। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 के में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। बिल्कुल ये भी सही है कि मुस्लिम लीग क्या किया कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है वो फुल्ली एड्रेस्ड नहीं कर रहे थे सेपरेट मुस्लिम नेशन के, सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान को। वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे अपने तरफ से, ये मतलब साफ नहीं हो रहे थे कैबिनेट मिशन। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी होगा और सी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से अधिक। ठीक है ना। ए क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। INC ने रिजेक्ट किया था क्रिप्स मिशन को, ना कि मुस्लिम लीग ने। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो है संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। मुझे तो नहीं लगता ना, मूल अधिकार ये बात नहीं है। अच्छा, वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, मूल अधिकार जो है वो लोगों के अधिकार और देश की सुरक्षा के मध्य बैलेंस बनाता है। ये बिल्कुल सही है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का निर्णय करते हैं। बिल्कुल, मूल अधिकार में न सिर्फ राजनीतिक या कानूनी समानता की बात करता है बल्कि सामाजिक समानता का भी बात किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपराधों की दोष
सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराधों की दोष सिद्धि के अंतर्गत भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कोई इंसान अपराध कर दिया तो उसकी दोष सिद्धि के लिए कौन सा कथन आप मानते हो? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में दोहरे दंड मतलब इसे कहते हैं डबल ज्योपर्डी, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल ज्योपर्डी का संविधान कंसेप्ट है हमारे संविधान में। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर किसी इंसान को एक ऑफेंस के लिए, एक गलती के लिए एक से ज्यादा बार अगर उसी गलती के लिए उसको अगर दंड दिया जाए तो उससे बचाव के लिए ये दोहरा दंड का प्रावधान हमारे संविधान में है, उससे प्रोटेक्ट के लिए कि एक इंसान को एक गलती के लिए एक ही सजा मिलना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि एक इंसान किसी का मर्डर किया उसको 2 मरतबा फांसी देंगे, नो। तो इससे बचाव के लिए दोहरे दंड का प्रावधान हमारे संविधान में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। कहता है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, बिल्कुल। आर्टिकल 20 में इसका जिक्र है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संविधान में इस बात की गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, बिल्कुल। देश में उसी अपराध के लिए अगर कोई इंसान एक अपराध करता है, एक सिंगल ऑफेंस करता है, तो उस अपराध के लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो सिंगल अपराध करता है तो उसके लिए उस एक अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक मतलब न्यायालय से भी उस पर कार्रवाई हो सकती है, न्यायिक कार्रवाई भी हो सकती है, प्लस विभागीय डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 107 कहता है 107 में कि भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले तो समझिए कि संघवाद होता क्या है। इसे कहते हैं फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म। एक मिनट, इसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है, फेडरलिज्म जो कंट्री फेडरलिज्म है वो संघवाद है, उसका मतलब होता है कि उस कंट्री में दोहरी सरकार है, मतलब सरकार एक है लेकिन उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सेंट्रल, एक है स्टेट, और एक है स्टेट, और ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल के पास होता है। यही बात होता है फेडरलिज्म में, संघवाद में। तो भारत में संघवाद है, फेडरलिज्म है। यहाँ सेंट्रल स्टेट 2 तरह की सरकारें होती है, एक सेंट्रल के पास, एक पर सेंट्रल का अधिकार होता है, एक 2 हिस्सों बांट दिया गया है, एक सेंट्रल एक स्टेट है, और ज्यादा अधिकार सेंट्रल का होता है। इसे कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है ना, क्लियर? फेडरलिज्म मीन्स द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, अच्छा, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो एक अर्ध संघीय राज्य कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, QUASI, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वासी फेडरलिज्म। अब देखिए, क्वासी फेडरलिज्म मतलब भी वही बात होता है कि द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट। क्वासी फेडरलिज्म मतलब भी यही होता है। एंड मोर पावर हैज स्टेट, सेंट्रल, और ज्यादा पावर जो है सेंट्रल के पास होता है। तो क्वासी फेडरलिज्म मतलब भी होता है कि सरकार जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, सेंट्रल और स्टेट, और ज्यादा पावर जो है वो सेंट्रल के पास होता है। उसे ही कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। तो एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय संघवाद का परिणाम है। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया हैज क्वासी फेडरल सेटअप, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संघवाद, इतने अभी निकाल ना, संघवाद फेडरलिज्म एकल व्यवस्था स्थापित नहीं करता है, दोहरी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। ये गलत हो जाएगा। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, बिल्कुल क्षैतिज है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन 108।
108 है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। भारत जो है वो एकीकृत न्यायपालिका रखता है, इंटरल इसे कहते हैं जुडिशरी रखता है। तो क्यों? क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे स्तर पर उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बिल्कुल, भारत में एपेक्स लेवल पर सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी एपेक्स लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, और जब हम स्टेट लेवल पर आते हैं तो वहां उच्च न्यायालय है। इसके साथ हमारा न्यायिक व्यवस्था चलता है, ये बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये जो है वो आर्टिकल 217 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है। अच्छा, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए नहीं है। न्यायालय तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में दबाव समूह, इसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। दबाव समूह कहते हैं प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। इसके दो नाम है, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। प्रेशर ग्रुप या इसको कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है ना। ओके, तो कहता है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? प्रेशर ग्रुप। अच्छा, प्रेशर ग्रुप होता क्या है? देखिए, एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन का या कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप गवर्नमेंट के साथ, जो ग्रुप जो है पब्लिक के बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ये एक ब्रिज का काम करता है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच। ये पब्लिक के डिमांड को, पब्लिक के इंटरेस्ट को, पब्लिक के नीड्स को, पब्लिक के चीजों को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक का काम कर सके। ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता है, या फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ता है। ये एक स्वतंत्र बॉडी है जो अपने स्तर पर पब्लिक के नीड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। कभी कभी ये प्रेशर ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एक पार्टी बना करके और इलेक्शन भी लड़ता है कभी कभी। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे मुल्क देश में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये प्रेशर ग्रुप जो है वो भारत में दबाव समूह जो निम्नलिखित में किससे पीड़ित है? ये संस्कृतिवाद से पीड़ित है? बिल्कुल नहीं, संस्कृतिवाद से पीड़ित नहीं है। ये पीड़ित जो है वो विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से पीड़ित है। विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से पीड़ित है ये प्रेशर ग्रुप, और साथ ही साथ देश के राजनीतिक में स्वायत्तता, ऑटोनोमस की भूमिका के कमी से देश की राजनीति में इनको ऑटोनोमस नहीं मिलता है। द लैक ऑफ ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस, लैक ऑफ ऑटोनोमस है इनके पास, इससे पीड़ित है। ये दोनों चीज से पीड़ित है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कई सारे प्रेशर ग्रुप के नाम आप जानते होंगे, जैसे कि FICCI प्रेशर ग्रुप है, एक है AITUE, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। एक है IMA, ऐसे कई सारे प्रेशर ग्रुप है। IAS एसोसिएशन, IAS जो बनते उसका एसोसिएशन का भी प्रेशर ग्रुप होता है। IPS का भी, ऐसे कई सारे प्रेशर ग्रुप रन करते हैं। नेक्स्ट 110 कहता है कि चुप रहने की स्वतंत्रता, खामोश रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? ये चुप रहने का जो स्वतंत्रता है वो भारत की किस प्रकार का अधिकार है? ये चुप रहने का, यानी कि इसे कहते हैं चुप्पी का अधिकार, इसे कहते हैं चुप्पी का अधिकार, चुप्पी का अधिकार। इसके बारे में आपको बताता हूं। अधिकार ये जो है वो इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 20 के बी में। इसमें कहा गया कि अगर कोई इंसान कोई अपराध करे या फिर कोई अपराध ना करे, तो अक्सर देखते हैं कि आप देखते होंगे कि जेल में या कहीं पर लोगों को मार करके और उसको वो जो अधिकार ना भी किया है उस अधिकार पे भी उस जो गलती ना किया है उस गलती को भी उससे मनवाया जाता है और कोर्ट में उस पर गवाही दिलवाई जाती है कि हाँ मैंने ये किया, डर से। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो कोई इंसान जो है जब अपने खामोश रह करके, उसको ये अधिकार है कि वो चुप रह करके अपने गलती को, जो गलती ना किया हो उस गलती को वो मतलब एक्सेप्ट ना करे, वो चुप रहे, खामोश रहे। ये जो है वो मूल अधिकार है। ये मेरा खामोश रहने का जो मेरा जो है वो मूल अधिकार है, चुप रहने की स्वतंत्रता।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए और वीडियो देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए।